हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक एमसीक्यू वाली और एक थ्योरी वाली। आपको इस चैप्टर की थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देखना, और एमसीक्यू देखनी है तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देखना। ठीक है, पहले ज्योग्राफी की वीडियो खुलेंगी तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करनी पड़ेंगी वीडियोस, उसके बाद आपको हिस्ट्री की वीडियो खुलेंगी। ठीक है, और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की लगभग मैंने सभी एसएसटी की बुक कंप्लीट करा दी है। एक दो बुक जो रह गई है वो मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगी। अभी तक आपने ये सारी बुक नहीं देखी है, इन सभी बुकों की थ्योरी या एमसीक्यू जो भी नहीं देखे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। निम्नलिखित में से कौन से रंग फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे के हैं? ठीक है, ए है लाल नीला पीला, बी है लाल सफेद काला, सी है लाल पीला सफेद, डी है नीला लाल सफेद। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीला लाल सफेद। ये फ्रांस के झंडे के रंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रांस फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? ए है 5 मई 1789 को, बी है 5 मई 1774 को, सी है 14 जुलाई 1789 को, डी है 14 जुलाई 1791 को। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5 मई 1789 को। ठीक है, ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद ही धीरे धीरे जो जनता थी वो क्रांति की तरफ जाती रही, क्योंकि उसको पता चलता रहा कि राजा हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, राजा हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, और राजा हमारे पर और नए कर लगा रहा है, जो कि उस समय पुराने कर देना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, और राजा क्या कर रहा था और दूसरे नए कर लगा रहा था। क्वेश्चन नंबर है 13। मार्सिल गीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है इसके रचिता कवि रॉजर्ट डी लाइल थे, बी है यह अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, सी है यह गीत केवल फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का राष्ट्रगान था, डी है यह गीत पहली बार मार्सेल्स के स्वयं सेविकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन सही है। सॉरी, इसमें हमें गलत देखना था। ठीक है, गलत देखना था। तो गलत कौन सा है? गलत है सी वाला। यह गीत केवल फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का राष्ट्रगान था। तो ऐसा नहीं है, वो गीत आज भी फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, और ये कब गाया था? जब ऑस्ट्रिया के और उसके साथ राशा के साथ जब युद्ध करना था सेना को, तो सेना पेरिस शहर की तरफ बढ़ रही थी, और जो भी युद्ध के लिए जा रहे थे सैनिक, उन्होंने गाया था ये मार्सेल से कूच करते हुए पेरिस की ओर। ठीक है, और तो वो रास्ते में गाते हुआ ये वाले गीत जा रहे थे। ठीक है, जिस गीत को बोलते हैं, जिस गीत का क्या नाम है, मार्सेल। ठीक है, मार्सेल बोलते हैं उसके फ्रांस के राष्ट्रगान को। तो ये वाला गीत वो गाते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, जैसे अभी मेरे से मिस्टेक होगी, मुझे लगा कि कौन सा सही है ना, तो वैसे ही आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी आपको गलत या असत्य वाला कुछ भी दिखाई दे तो उस पर आप मार्क कर लिया करो, ताकि आपको एग्जाम में पता रहे। जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो कई बार आपको याद नहीं रहता है कि सही वाला देखना है कि गलत वाला देखना है ना, और गलती से जो टिक है वो लग जाता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा वहां पर ये मार्क करना पड़ेगा। 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो नहीं है सही वो हमें बताना है। ए है पूरी आबादी में 90% किसान थे, बी है लगभग 90% जमीन पर कुलीन वर्ग चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, सी है टाइद धार्मिक कर अभी स्टेट सभी स्टेट के लोग चुकाते थे, है ना। जो असत्य है वो हमें बताना है, ध्यान रखना। और डी है तीसरे स्टेट के तमाम लोग टाइल नामक प्रत्यक्ष कर सरकार को चुकाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है वो ये वाला है। जो टाइड नाम का जो टैक्स था वो धार्मिक टैक्स था, और उसको कौन चुकाते थे? केवल तीसरे स्टेट के सभी लोग चुकाते थे। प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग और दूसरे स्टेट यानी कुलीन वर्ग उस टैक्स को नहीं चुकाता था। ठीक है, और इसमें जो एक टैक्स का नाम और दिया है आपकी बुक में, जो जनता द्वारा चुकाया जाता था,
ठीक है, एक तो टाइड था और एक था टाइल। ठीक है, दूसरा टैक्स कौन था? टाइल। तो टाइल टैक्स जो है वो किसको चुकाया जाता था? टाइल टैक्स चुकाया जाता था राजा को। ठीक है, तो राजा को चुकाते हैं, और ये भी तीसरे स्टेट के ही लोग चुकाते थे। ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग ये दूसरा वाला जो टैक्स है, टाइल वाला जो टैक्स है, उसको भी नहीं चुकाते थे। तो इसका मतलब यह है कि जो टैक्स चुकाने की जितनी भी जिम्मेदारी थी, वो पूरी की पूरी किसके ऊपर थी? वो पूरी की पूरी तीसरे स्टेट के लोगों के ऊपर थी। इसलिए जब क्रांति हुई, तो तीसरे स्टेट के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ताकि उनको ये जो फालतू के टैक्स है, टाइल सॉरी टाइड वाला जो टैक्स है, वो उनको ना देना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी राजा के कोई काम नहीं आ रहा था, देश के कोई काम नहीं आ रहा था, क्योंकि इसको कौन लेता था? इसको लेते थे चर्च के पादरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो युग्म सही नहीं है वो हमें बताना है। ए है द सोशल कंटेंट। तो जो द सोशल कंटेंट है, ये किसकी पुस्तक है? रूसो की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बी है पैम्पलेट्स, जो प्रचार पुस्तिका होती है, पैम्पलेट्स जो होती है, वो किसने लिखी है? आबे ने। और सी है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने लिखी है? जॉन लॉक ने। और डी है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये लिखी है मॉन्टेस्क्यू मिराबियो ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पैम्पलेट किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ठीक है, जो प्रचार पुस्तिकाएं थी, कोई एक व्यक्ति नहीं था। समय समय पर जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे समाज में, लोग जो समाज सुधारक थे, जो देश के हितकारी लोग, हित करने वाले लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो समय समय पर अपनी अपनी पैम्पलेट निकालते थे, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके, ताकि सोती हुई जनता को जगाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसके विषय में कौन सा कथन सही है? यानी कि 1791 में जो संविधान तैयार किया था नेशनल असेंबली में, उसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पर सही दे रखा है? ठीक है, ए है राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। देखो, अभी मैंने आपको बुक बताई थी, है ना, मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है, वो तीन जगह उनको विभाजित करना चाहिए। पहला विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, इनमें विभाजित करना चाहिए। तो जो विचार उस समय जो समाज सुधारक थे, या जो राष्ट्रवाद के लोग थे, ठीक है, जो राष्ट्र के हित के बारे में काम कर रहे थे, जो लोगों के हित के बारे में काम कर रहे थे, उनके जो विचार थे, और वो अपने विचारों को जब पुस्तकों में लिखते थे और पुस्तकें बाजार में बिकती थी और लोग उनको पढ़ते थे, कहीं ना कहीं चेंज आ रहा था। ठीक है, इनकी वजह से ही ये सारी चीजें जो वो समाज सुधारक लिख रहे थे, जो राष्ट्रवादी लिख रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमें संविधान को में देखने को मिली। ठीक है, बी है केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को वोट देने का अधिकार। सी है नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को स्थापित किया। और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ये सभी। और नैसर्गिक जो अधिकार है, उनका मतलब है समानता, स्वतंत्रता, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी जॉब करने की, कहीं भी बोलने चालने की, जमीन खरीदने की, ये सारी स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं पूरी तरह से। ये सारी जो चीजें ये गरीबों के लिए लागू नहीं हो सकी। बड़ी दुख की बात रही कि क्रांति भी हुई, लेकिन उसका परिणाम आधा अधूरा मिला। देखो, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग ये सोचो कि ये संघर्ष कर रहा है तो इसमें से हमारे लिए भी कुछ होगा, तो ऐसा तो नहीं है। जब क्रांति में जो हिस्सा ले रहे थे, वो जो तीसरे स्टेट के लोग जो हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने बस अपने अपने लिए ही काम किया, है ना। जो गरीब तबका था उसको पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लाल फिजिया फाइजियन टोपी। ठीक है, लाल फाइजियन टोपी की फ्रांस की क्रांति में निम्नलिखित में से किसका प्रतीक थी? है ना। ए है दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक, बी है एकता का प्रतीक, सी है शाही सत्ता का प्रतीक, और डी है लोकतंत्र की बहाली होने का प्रतीक। तो इसके का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। देखो, बहुत सारे जो प्रतीक हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 में और पेज नंबर 12 पर दे रखे हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। देखो, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? ये है दासों की मुक्ति का प्रतीक। ठीक है, और ये है छड़ों की बर्छीदार गट्ठर, एक छड़ी लगी हुई है और उसको बर्छी में दिखाया गया है, मतलब एक बर्छी में दिखाया गया है, तो वो किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। और शाही सत्ता का प्रतीक क्या है? राजदंड। ठीक है, राजदंड किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का प्रतीक है। और अपनी मूछ या मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये किसका प्रतीक है? ये
ये है सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है। और टोपी का मैंने बता दिया आपको। और ये एक और है, डैनो वाली स्त्री, ठीक है। डैनो वाली स्त्री यानी कि जो पंख वाली स्त्री है, वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है कानून की मानवीय रूप का प्रतीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। जैकोबिन क्लब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस क्लब का नेता मैक्समिलियन रोबोस्फेयर था। दूसरा है, इस क्लब के सदस्य प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोग थे। तीसरा है, जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। चौथा है, इस क्लब के अधिकांश सदस्य जूता बनाने वाले, छपाई करने वाले, गरीब किसान व दिहाड़ी के मजदूर थे। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से सत्य है जैकोबिन क्लब के बारे में, ठीक है। पहला है ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। बी है, तीसरा और चौथा सही है। सी है, पहला तीसरा चौथा सही है। और डी है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी सभी सही है। तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सॉरी वो हो जाएगा आपका सी, कि पहला तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? इस क्लब के सदस्य प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोग थे। प्रथम द्वितीय स्टेट के लोग नहीं थे, केवल और केवल तृतीय स्टेट के लोग थे, ठीक है। और उसमें भी बिल्कुल जो गरीब लोग थे वो इस जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है। और बाद में इनका ही जो नेता था मैक्समिलियन रोबोस्फेयर, वो शासन व्यवस्था में आया और उसका जो शासन है वो केवल 2 वर्ष ही चल पाया, ठीक है, 1793 से 1794 तक। क्योंकि रोबोस्फेयर ने क्या किया, उसने गरीबों की भलाई के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाए और गरीबों की भलाई के लिए बहुत ज्यादा काम किए, ठीक है। वो चाहता था कि जो प्रॉपर्टी है, जो देश की प्रॉपर्टी है, वो सभी गरीबों में बराबर बराबर बंटनी चाहिए, ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है और किसी के पास नौकर चाकर है, तो इस तरह का वो समाज नहीं चाहता था। इसलिए उसने बहुत जोर शोर से विरोध किया प्राइवेट प्रॉपर्टी का, निजी संपत्ति का। और उसने बहुत जोर 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 शोर से उन लोगों को जेल में डाला जो उसने नीतियां बनाई थी उनके प्रति। वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन यानी अनुशासन फॉलो कर रहा था और उनको बहुत ही सख्ती से लागू करा रहा था। एक समय ऐसा आया जब जो रोबोस्फेयर के साथ वाले लोग थे ना, जो इसका साथ देने वाले लोग थे, वो भी त्राही माम कहने लगे। यानी कि उन्होंने बोला कि बस इतनी कठोरता से ये जो नियम है उनको मत अपनाओ, बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन रोबोस्फेयर नहीं माना। बाद में क्या हुआ, इसको 1794 में इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर पूछा है, रोबोस्फेयर ने 1793 से 1794 में फ्रांस में कौन कौन से बदलाव किए? ए है, सभी नागरिकों के लिए समता व समता रोटी अनिवार्य कर दी। क्या किया इसने? समता रोटी अनिवार्य कर दी सभी लोगों के लिए। समता रोटी का मतलब है कि फ्रांस में उस समय गरीब लोग क्या करते थे, साबुत रोटी का यूज करते, साबुत अनाज की रोटी का यूज करते थे, ठीक है। जैसे आप लोगों के घरों में आता है, चक्की पर जो पिसवा के लाते हैं आप, गेहूं या मक्का जो भी पिसवा के खाते हैं उसको बोलते हैं, उसको वहां पर फ्रांस में बोला जाता था समता रोटी, ठीक है। और जो अमीर लोग थे वहां पर वो क्या करते थे, वो सफेद आटे की रोटी खाते थे। सफेद आटा यानी मैदा, ठीक है, वो मैदे की रोटी खाते थे। तो मैदा महंगी आती थी समता आटे से, समता रोटी से ज्यादा महंगी पड़ती थी सफेद आटे की रोटी। क्योंकि जो सफेद आटा होता है, मैदा क्या होती है, मैदा को यहाँ पर सफेद आटा बोला गया है। सफेद आटा क्या होता है, जो किसी भी अनाज के ऊपर जो ऊपर छिलका होता है ना, उसको हटा देते हैं और अंदर अंदर उसके जो आटा होता है उसको अलग कर लेते हैं। यानी कि पहले छिलके को उतार लिया जाता है, जो फाइबर होता है उसको अलग कर देते हैं और अंदर का जो आटा होता है उसको अलग कर देते हैं। तो वो ऑटोमेटिक व्हाइट ही लगता है ना। मैदा जो मिलती है आपके बाजार में वो बिल्कुल व्हाइट होती है, जबकि वो भी गेहूं से ही बनी है और आटा भी गेहूं से बना है। तो दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस इसलिए ही होता है कि मैदा का ऊपर का छिक्कल उतार दिया जाता है। तो रोबो स्फीयर का ऐसा मानना था कि समाज में सबको आटा खाने का अधिकार है। कुछ लोग जो छिक्कल उतार के खा रहे हैं अनाज का, उसकी वजह से अनाज जो है महंगा हो रहा है। अगर एक प्लेन आटा मिलेगा, मतलब सब एक जैसा आटा खाएंगे, तो आटा जो है वो महंगा नहीं होगा और कुछ लोग जो है जो भूखे मर रहे हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, है ना। रोटी इतनी महंगी नहीं होगी। तो उसका मानना सही था। लेकिन कोई भी चीज बहुत ज्यादा सख्ती से और क्विक परिवर्तन से नहीं होती है। मैं हमेशा से आपको एक बात बता रही हूँ, जब से ये आपको फ्रांसीसी क्रांति बता रही हूँ, कि आप चाहते हैं कि दो चार दिनों में या एक दो महीने में पूरा देश चेंज हो जाए, नहीं हो सकता। समाज तुरंत परिवर्तन नहीं चाहता है। समाज जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है ना। अब जैसे हम पर्दा व्यवस्था की बात करें, तो जिन घरों में पर्दा व्यवस्था चल रही है, उनकी अम्मा भी कर रही थी, उनकी मम्मी भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो ये धीरे धीरे चली आ रही है। अगर आज से आप ये कानून बना दे कि आज से पर्दा व्यवस्था खत्म, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल से कोई स्त्री पर्दा ना करे या उनके घर वाले उनको इतनी छूट दें कि ठीक है भाई आज से कानून बन गया है तो तुम पल्लू हटा दो। जबकि इसका विरोध इतनी बुरी तरह होगा कि सरकार इस आंदोलन को, इस विरोध को संभाल नहीं पाएगी।
अब धीरे धीरे ये पर्दा व्यवस्था खत्म हो रही है। कैसे? जब लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बाहर जॉब कर रही हैं, है ना, बाहर आना जाना स्टार्ट कर रही है, तो धीरे धीरे पर्दा व्यवस्था अपना आप कम हो रही है। तो जो समाज है वो परिवर्तन धीरे धीरे चाहता है, एक साथ नहीं चाहता है। रोबोस्फेयर की जितनी भी नीतियां थी, सारी की सारी कमाल की थी और बहुत अच्छी थी। बस इसने क्या चाहा कि आज मैंने अगर ये नियम बनाया है तो आज ही ये लागू होना चाहिए, और आज से ही जो पुरानी चीजें वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। ये इसकी गलती थी। धीरे धीरे अगर ये परिवर्तन लाता रहता, उन पॉलिसीज को धीरे धीरे फॉलो करता रहता, तो ये लंबे टाइम तक बना रहता, और फ्रांस के जो गरीब लोग हैं उनको काफी फायदा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अमीर लोगों की आंखों में खटकने लगा था रोबोस्फेयर। और न केवल अमीर लोग जो प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग के थे, बल्कि जो तृतीय वर्ग के भी जो अमीर लोग थे उनकी आंखों में भी खटकने लगा था, और लोग इसका विरोध करने लगे बहुत जोर शोर से। ठीक है, तो हम बदलाव की बात कर रहे थे, कौन कौन से बदलाव इसने किए। पहला तो यही किया इसने कि सभी नागरिकों के लिए समता रोटी अनिवार्य कर दी। बी है, सफेद आटे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, यानी मैदा पर। सी है, गरीब और अमीर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार इसने दिया था। ये बिल्कुल सही है, इसने बोला था कि जो भी फ्रांस के लोग हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं। डी है, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की संपत्तियां छीनी थी, है ना। इसने क्या किया था कि भाई जो पादरी वर्ग के लोग हैं उनके पास जो संपत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये सभी सही है। ठीक है, और मैं बता देती हूँ आगे का जो टाइप नहीं हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। पहले ऑप्शन में है ए और बी, दूसरे ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में है ए और बी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है बी और सी, है ना, और बी और सी। तीसरे ऑप्शन में है ए और सी, और चौथे ऑप्शन में है आपका ए बी सी डी चारों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी चारों सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फ्रांस के लोकतंत्र में डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे जब रोबोस्फेयर की सरकार खत्म हो गई? रोबोस्फेयर को क्या किया, ग्लोटिन पे चढ़ा दिया। तो फिर उसके बाद एक और तरह की शासन व्यवस्था वहां पर शुरू हुई। किस तरह की? फ्रांस के लोकतंत्र में डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? तो डायरेक्टरी की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, ये किस तरह की थी? ए है 5 सदस्य, बी है 3 सदस्य, सी है 4 सदस्य, और डी है 6 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5 सदस्य। देखो क्या हुआ, जब रोबोस्फेयर हट गया शासन व्यवस्था से, तो शासन किसके हाथ में आता? चल तो लोकतंत्र ही रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दिया, और उसमें 5 सदस्य थे। अब उन्होंने बोला कि ये जो 5 सदस्य हैं, ये इन पहले कुछ सदस्यों को जनता चुनेगी, और फिर वो जो सदस्य आएंगे संसद में वो इन 5 सदस्यों को चुनेंगे, है ना। फिर ये 5 सदस्य निर्णय लेंगे कि देश के हित में कौन से कानून बनाए जाने चाहिए और कौन से कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। देखो एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी। देखो 1792 से पहले लुई का शासन चल रहा था, आपको पता ही है। और लुई जो है वो नेशनल असेंबली से कंसल्ट करके, यानी कि पूछताछ करके, विचार विमर्श करके कोई भी नियम कानून लेके आता था। ठीक है, जैसा कि हुआ भी था। ठीक है, 1791 में ऐसा हुआ भी था कि उसने क्या किया था, बैठक की थी कि भाई आ जाओ सब लोग बात करेंगे बैठ के, और बाद में नेशनल असेंबली जो हो गई थी वो भंग हो गई, है ना। सॉरी 1789 में ऐसा उसने किया भी था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब राजा को मार दिया गया, और राजा के मारने के बाद लोकतंत्र स्थापित किया गया, फिर आई थी कन्वेंट की सरकार। ठीक है, कन्वेंट की जो सरकार थी वो उसके जो नेता थे वो थे रोबोस्फियर, और ये जो जैकोबिन क्लब के भी नेता थे। ठीक है, तो उस सरकार को क्या कहा गया, जो जिस सरकार को रोबोस्फियर चला रहे थे 1793 से 1794 तक, उसको बोला गया कन्वेंट। ठीक है, उसको क्या बोला गया, कन्वेंट की सरकार। नेक्स्ट है 1794 से 1804 तक की जो सरकार थी वो थी लोकतंत्र की सरकार, है ना। और वो किसकी सरकार थी, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वो थी आपकी डायरेक्टरी की सरकार, है ना। तो डायरेक्टरी कैसी थी, 5 सदस्य वाली सरकार को बोला गया डायरेक्टरी, है ना। नेक्स्ट है इसमें 1804 से 1815 में, जब ये 5 सदस्य वाली सरकार भी खत्म हो गई और नेपोलियन ने देखा कि ये जो 5 सदस्य वाली सरकार है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, तो नेपोलियन एक सिपाही था, ठीक है, बहुत बहादुर सिपाही था, और इसके समय में इसने बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था फ्रांस का। आसपास के जितने भी राज्य थे वो ज्यादातर राज्य इसने नेपोलियन ने जीत लिए थे। फिर इसने सोचा कि ये जो फ्रांस की शासन व्यवस्था है ये उसको अब अपने हाथ में लेनी चाहिए, तो उसने इस 5 सदस्य वाली डायरेक्टरी को भी खत्म कर दिया, और शासन व्यवस्था नेपोलियन ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी था। राष्ट्र फ्रांस के लिए काफी ज्यादा सोचता था,
बस इसकी एक ही गलती थी कि ये हर समय युद्ध युद्ध के बारे में सोचता था, क्योंकि ये सैनिक था तो इसको युद्ध करना बहुत पसंद था, और ये बहुत सारे इसने युद्ध लड़े, और लास्ट में 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हुई। ठीक है, और बाद में इसको एक द्वीप पर भेज दिया गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। और बाद में जो शासन व्यवस्था है वो दोबारा लुई लुई के पास पहुंच गई। ठीक है, जो बोर्बोन वंश के जो लुई थे, लुई 18 के पास पहुंच गई। ठीक है, किसके पास? लुई 18। और लुई 18 कौन था? लुई 16 का ही वो था, भाई था। ठीक है, लुई 16 का पुत्र जो था उसको बोलते थे लुई 17। ठीक है, उसको शासन व्यवस्था नहीं मिली, शासन व्यवस्था किसको मिली? लुई 16 के भाई को, उसका नाम क्या था? लुई 18। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से चीजें थी, है ना। थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना उसको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, 1792 में नई चुनी गई नेशनल असेंबली में निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया? ठीक है, नेशनल असेंबली ली को कौन सा नाम दिया गया? ए है राजतंत्र, बी है कन्वेंशन, सी है डायरेक्टरी, और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, इसको क्या बोला गया? कन्वेंशन की सरकार बोला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? ए है 1950 को, बी है 1936 को, सी है 1946 को, डी है 1992 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 1946 को महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, है ना। और हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में हुआ था, और 1947 में बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी क्लब का निर्माण करे भारत की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, फ्रांस को कब मिला है? 1946 में, और भारत में कब मिला है? 1947 में। आप फर्क आप देख सकते हो, बस 1 साल का ही फर्क है। और इन्होंने 100 साल संघर्ष किया, और इन्होंने एक कोई भी संघर्ष नहीं किया महिलाओं ने। मतलब अब देश को आजादी दिलाने में महिलाओं ने संघर्ष किया। ठीक है, आजादी दिलाने में, वो तो फ्रांस की महिलाओं ने भी किया था, है ना। संविधान लागू कराने की बात हो या कोई भी क्रांति की बात हो, हर बार महिलाओं ने भी पुरुषों का साथ दिया था, लेकिन पुरुषों ने उनके बारे में नहीं सोचा कभी भी। जबकि भारत में महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया था क्रांति में, है ना। 1857 में भी बहुत सारी महिलाएं थी जो अपने देश के लिए लड़ी थी अंग्रेजों से, और 1947 तक बहुत सारी महिलाएं अलग अलग टाइम पे आती रही, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, दक्षिण भारत की भी बहुत सारी रानी है, रानी चेन्नम्मा। ठीक है, बहुत सारी रानियां हैं जो लड़ी भारत के लिए, भारत की जमीन के लिए। और पर अपने लिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें जॉब करने का अधिकार चाहिए। लेकिन पुरुषों ने खुद ही उनको सारे अधिकार दिए अपने संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका संबंध त्रिकोणीय दास व्यापार से नहीं है? देखो, त्रिकोणीय दास व्यापार व्यवस्था चल रही थी, उसमें 3 देश थे। ठीक है, अब चौथा कौन सा है जो नहीं है? ए है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है अमेरिका, डी है एशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दास व्यापार की जो त्रिकोणीय व्यवस्था थी, ठीक है, जो त्रिकोणीय संबंध थे, उसमें एशिया नहीं था। इसमें क्या होता था, यूरोप के लोग, चाहे इंग्लैंड के हो, फ्रांस के हो, वेल्स के हो, कोई भी हो, ठीक है, ऑस्ट्रिया के हो, ये यूरोप के लोग क्या करते थे? यूरोप के लोग अफ्रीका में जाकर, अफ्रीका के पश्चिमी घाट पर जाकर वहां से सस्ते मजदूरों को खरीद लेते थे, और उन मजदूरों को ले जाकर अमेरिका के जो द्वीप समूह थे उनमें ले जाकर खेती करवाते थे और अपना मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? त्रिकोणीय हो गया कि यूरोप के व्यापारी कहाँ गए? अफ्रीका गए। ठीक है, अफ्रीका से इन्होंने दास लिए, जहाजों में भर दिए। 2-3 महीने में जहाज पहुंचता था अफ्रीका के द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह में, और वहां पर क्या करते थे? इन दासों से खेती करवाते थे, और जो मुनाफा होता था वो सारा कहाँ पहुंच जाता था? दोबारा से यूरोप में। ठीक है, और मजदूरों को थोड़ा बहुत कुछ मिलता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निग्रो क्या है? ए है फ्रांस की मुद्रा, बी है अफ्रीका की मुद्रा, सी है फ्रांस की जनजाति, डी है सारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। और ये जो शब्द है ये अपमानजनक है, जिसका प्रयोग आज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेपोलियन के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना, बिल्कुल सही है। दूसरा है 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई, बिल्कुल सही है। और तीसरा है नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण
का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी था। और कहीं ना कहीं जब इतिहासकार थे इसके बारे में बताते थे कि अपने देश के लिए इस तरह से ये काम कर रहा है, तो जो पूरे यूरोप में और बाकी के देशों में जो क्रांति भड़की, कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा नेपोलियन से ही मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 4, नेपोलियन पुराने राजवंशों के साथ मिलकर राजतंत्र चलाना चाहता था। देखो, राजतंत्र तो चला रहा था वो, है ना, लेकिन वो पुराने राजवंशों को उखाड़ कर फेंकना चाह रहा था। ठीक है, ना केवल उसने फ्रांस में बल्कि आसपास जितने भी पुराने राजवंश थे, आसपास के जो देश थे जिनसे इसने युद्ध किया, वहां पर इसने क्या किया नेपोलियन ने, कि पुराने राजवंशों से जनता को छुट्टी दिला दी थी, आजादी दिला दी थी, है ना। ये चाहता था कि ऐसे लोग शासन व्यवस्था में आए जो गरीबों के बारे में सोचे, ठीक है, जो समानता के बारे में सोचे, जो स्वतंत्रता के बारे में सोचे, ना कि जो गरीब लोग हैं उनको उनका शोषण करें। ठीक है, तो ये चाहता तो सबके लिए अच्छा ही था, लेकिन इसकी एक ही चीज गलत थी, जो थी कि इसको युद्ध करना बहुत पसंद था और ये बिना मतलब कि सबसे युद्ध करना चाहता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सही। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। और इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।